नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता से बड़ी खबर है, जहां पर देर रात 4 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। बताया जा रहा है कि विडोरा मझोला इलाके में बच्चा अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी तेंदुए ने हमला किया और बच्चे को खेत की तरफ लेकर गया। गांव वालों ने बच्चे की तलाश शुरू की, जिसके बाद बच्चे का शव नदी किनारे बरामद किया गया। बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। नानक मत्ता में गुलदार ने एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। जानकारी के मुताबिक बच्चा घर के आंगन में बैठकर खेल रहा था। इसी दौरान गुलदार आता है, बच्चे को उठाकर ले जाता है। बाद में 4 साल के इस मासूम की तलाश शुरू की जाती है, लेकिन नदी किनारे इसका शव बरामद किया जाता है। ये एक पेशेंट लाया गया था, 4 साल का बच्चा है। ये शेर ने इसे पकड़ा था और मत्ता में इसे पुलिस के द्वारा लाया गया है। पुलिस को सूचना कर दी है, पोस्टमार्टम के बॉडी को वहाँ ले गया। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम पुष्कर धामी आज मेगा स्वरोजगार कैंप का शुभारंभ करने वाले हैं। कैंप में स्वरोजगार से जुड़े अलग अलग विभाग अपने अपने कैंप लगाएंगे। वहीं आज सीएम पुष्कर धामी हरिद्वार भी जाएंगे, जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वर्कशॉप में वो शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले मेगा स्वरोजगार कैंप का शुभारंभ होगा सीएम के हाथों, जहां पर अलग अलग विभाग अपने अपने कैंप लगाएंगे और उसके माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ी पहल यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने वीडियो सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें वो अपने बचपन से लेकर राजनीतिक जीवन के अनुभव को साझा कर रहे हैं। राज्य में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। ऐसे में इस वीडियो सीरीज को वोटर्स के साथ इमोशनल कंटेंट बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ताजा वीडियो में पूर्व सीएम ने अपनी मां के संघर्ष को बताया है। जब हरीश रावत के पिता की केवल बेटी थी, उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। इधर 2 अक्टूबर को लेकर कांग्रेस का नया कार्यक्रम सामने आया है। इस बार 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता दलित गांव और बस्ती में होंगे और रात में वहीं पर रुकेंगे। वहीं दलित परिवार में ही भोजन करेंगे, तिरंगा फहराएंगे, चौपाल लगाएंगे और न्याय पंचायत के महत्वपूर्ण लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिनमें पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे। इस प्रोग्राम के तहत पूर्व सीएम हरीश रावत जहां कोटद्वार के नजदीक किसी गांव में रुकेंगे, तो वहीं अध्यक्ष गणेश कोदियाल थैली सैंड के सैंजी गांव में रुकेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। यात्रियों की एंट्री को लेकर अब डीएम को अधिकार दे दिए गए हैं और यात्रियों का तत्काल रजिस्ट्रेशन भी हो पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद भी कई यात्री दर्शन को नहीं आ रहे थे, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लिहाजा अब उनकी जगह पर नए यात्रियों को एंट्री दी जाएगी। चारधाम की रिव्यू मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा में हाईकोर्ट ने यात्रियों की संख्या निर्धारित की है। अभी चारों धामों में कुल 2800 यात्री जा सकते हैं और इसमें 15 अक्टूबर तक कोटा फुल है। अब जो यात्री वापस भेजे जा रहे हैं, उन्हें इस फैसले से बड़ी राहत मिलने वाली है और चारधाम में एंट्री की उम्मीद भी बढ़ गई है। हालांकि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीमित संख्या मुसीबत का कारण भी बन रही है। देश के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले यात्री बिना रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या के आदेश के चलते वापस भेजे जा रहे हैं, जिससे तीर्थ पुरोहित सहित यात्रियों में खासी नाराजगी है और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की बंदिशें यहां से हटा दी जाए। पूरा देश का यात्री परेशान है। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमाम उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं और यात्री चाहता है कि हम अपने तीर्थों में यात्रा करें, अच्छा सा एक माहौल में अपने घरों से निकलें, अच्छे माहौल में घर वापस आएं। लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। ई पास की सिस्टम किए है, उससे सामान्य लोगों की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि सब मोबाइल की जानकारी सबको नहीं है और आधार कार्ड का जो अपलोड करना है वो बहुत अत्यंत कठिनतम है। तो ये सुविधा अत्यंत सुलभ हो, ऐसी कुछ व्यवस्था शासन करे। और खबर टिहरी से, जहां पर प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा पेरेंट्स से शपथ पत्र लिया जा रहा है।
जिसमें स्कूल में आने के बाद किसी तरह का कोई संक्रमण या कोविड के लक्षण बच्चों में पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होने की बात कही गई है। वहीं शपथ पत्र को लेकर पेरेंट्स परेशान हैं और स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, तभी इस तरह के फरमान जारी कर रहा है। वहीं मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कोविड की गाइडलाइन का पालन करने और ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। इसमें जो शपथ पत्र की यदि किसी भी प्रकार की बच्चे को कोई भी बीमारी स्कूल के प्रशासन की लापरवाही की वजह से, चाहे ज़्यादा बच्चों के आने की वजह से अगर कोविड पॉजिटिव या संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि तीसरी लहर में WHO ने घोषणा की है कि तीसरी लहर बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील होगी, बहुत ही हानि पहुंचाएगी। तो इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये एक तो SOP जो शासन ने जारी किया था वो सारे के सारे स्कूलों को, प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक स्कूलों तक ये जारी कर दिया गया है। और ये जो स्कूल अगर इस तरह की बात पेरेंट्स से करते हैं कि वो एफिडेविट देंगे और किसी संक्रमण की स्थिति में वो जिम्मेदार नहीं होगा, ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है और हम ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2016 में लोहाघाट विधानसभा के जिस दुर्गम भींगराडा इंटर कॉलेज में हिमानी भट्ट ने उत्तराखंड बोर्ड में परीक्षा टॉप किया था, उसी भींगराडा स्कूल से कभी होनहार छात्रा प्रीति भट्ट जापान गई थी। लेकिन 380 से ज़्यादा छात्र वाले इस भींगराडा स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के लिए मुख्य विषयों के शिक्षक तक नहीं है। बिना प्रिंसिपल और 16 के मुकाबले 8 शिक्षकों के भरोसे चल रहे इस स्कूल में बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों ने DM और शिक्षा विभाग से शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी गेस्ट टीचर्स नहीं होने की बात कह रहे हैं। अभी इस टाइम में जो है 8 लोग कार्यरत है और 8 पद रिक्त है, लेकिन जो रिक्त पद है उनमें से भी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषय जो है उनमें जो है रिक्त पद है और हमें लगता है कि वहाँ पर जो है हमारे बच्चों का भविष्य बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए अभी तक जहाँ हमारे पद रिक्त थे वहाँ हमने गेस्ट टीचर की भर्ती की है। इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ गेस्ट टीचर उपलब्ध नहीं है। जैसे कोई गेस्ट टीचर उपलब्ध होता है तो हम भींगराडा इंटर कॉलेज में छात्र संख्या को देखते हुए वहाँ उसका अपॉइंटमेंट करेंगे, भेजेंगे। ताकि एक बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। दिल्ली में फैशन डिजाइनर है पीड़ित लड़की। पीड़िता की शिकायत पर बहादुराबाद थाने में केस दर्ज किया गया है। एक बड़ी खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगा है। दिल्ली में फैशन डिजाइनर है पीड़िता। शिकायत के बाद बहादुराबाद थाने में केस दर्ज किया गया है। शिकायत पर बहादुराबाद थाने की पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। खबर कोटद्वार से, जहां पर प्रदेश की सबसे छोटी नगरपालिका में शुमार दुगड्डा नगरपालिका ने खो नदी को साफ रखने के लिए विशेष पहल की है। पालिका प्रशासन की ओर से नदी किनारे ग्रे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिससे गंदा पानी नदी में जाने से पहले ही फिल्टर किया जाएगा। दरअसल पेयजल और सिंचाई का प्रमुख स्रोत खो नदी दुगड्डा से होकर गुजरती है। नदी का पानी गंदा ना हो, इसके लिए पालिका ने एक और नदी में गंदगी डालने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है, तो साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया जा रहा है। प्रयास किया है क्योंकि इसमें अध्यक्ष जी हमारे यहाँ की काफ़ी एनर्जेटिक हैं, वो चाहती है काम करे, हमको भी अच्छा था काम करना उनके साथ में। तो एक प्रयास किया था हमने कि एक हम ऐसा प्लांट लगाएं जिससे भी जो ग्रे वाटर घर का है ये सारा ट्रीट हो गया, तब क्लियर होकर पानी नदी में जाए। तो हमने ये प्लांट की प्रयास भी किया है। वार्ड नंबर 4 में हमने लगा दिया है। रुक करते हैं देहरादून का, जहां पर पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को STF ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दून के रहने वाले युवक से इन्होंने पॉलिसी के नाम पर 29 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपियों से 11 मोबाइल फोन, 3 ATM कार्ड भी बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में पुलिस मेलों का आयोजन करने जा रही है। 2 से 3 दिनों तक चलने वाले इन मेलों के जरिए पुलिस बॉर्डर के गांवों में अपनी सक्रियता बढ़ाएगी। उत्तराखंड की सीमाएं अपने पड़ोसी देशों चीन और नेपाल से मिलती हैं। इन सीमाओं पर सुरक्षा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सीमांत गांवों में अब पुलिस भी अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है। हर्षल, नीति और व्यास वैली में करीब 18 से 20 गांव हैं, जो आज भी विकास की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े हैं। और इसी के तहत राज्य पुलिस अक्टूबर में इन गाँव में 2 से 3 दिन तक मेलों का आयोजन करेगी। इन मेलों से पुलिस पहाड़ की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी।
उनमें पुलिस द्वारा जो है विकास महोत्सव आयोजित किए जाए, तो वो हमने आयोजित करने के निर्देश दे दिए हैं। शुरुआती दौर में 3 करेंगे, 1 कुमाऊं में, 2 गढ़वाल साइड में। उत्तराखंड में बॉर्डर से लगे गांव एक तरह से देश के लिए प्रहरी का भी काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर सीमांत क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की भी चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा सैन्य बलों के साथ ही अब लोकल पुलिस भी इन क्षेत्रों में अपना दखल बढ़ाने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। अगर आपको देश और दुनिया में मौजूद पाम के पेड़ों के दीदार करने हैं तो उत्तराखंड इसके लिए एकमात्र जगह है, क्योंकि यहाँ ऐसा पाम गार्डन तैयार किया गया है जहाँ आपको खूबसूरत पाम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देश भर में मौजूद इन खूबसूरत पाम के पेड़ों का दीदार करना चाहते हैं तो चले आइए उत्तराखंड के हल्द्वानी, जहां फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में तैयार है उत्तर भारत का पहला पाम गार्डन। एक ऐसा गार्डन जहां चंद कदम चलने के बाद 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा वैरायटी के पाम के पेड़ आपका मन मोह लेंगे। देखिए, इसको हम लोग काफ़ी पिछले 3 साल से इस पे हम लोग काम कर रहे थे और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम की प्रजातियों का एक कंजर्वेशन सेंटर है। आमतौर पर माना जाता है कि पाम समुद्रीय इलाकों में ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के हिमालयी राज्यों में भी पाम की कई यूनिक प्रजातियां मौजूद हैं, जो विश्व में सिर्फ और सिर्फ यही पाई जाती हैं। टकील पाम उन्हीं में से एक है। हमारे देश की इसमें करीब 60% प्रजातियां जो हमारे पाम की लगाई गई हैं इस पामेटम में, वो हमारे देश के विभिन्न राज्यों की प्रजातियां हैं और बाकी जो है कुछ बाहर की भी प्रजातियां हैं, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की हैं, मध्य अमेरिका की और उत्तरी अमेरिका की प्रजातियां हैं। हल्द्वानी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर पाम की ही तरह पहले भी कई नायाब प्रयोग कर चुका है। इससे पहले फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देश का पहला मॉस गार्डन, फर्न गार्डन, फर्नरी, आर्किड गार्डन और सबसे ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन तैयार कर अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करा चुका है, जो अपने आप में बेहद अनोखे प्रयोग हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर हरिद्वार से, जहां पर कनखल के निर्मल संतपुरा आश्रम में श्री गुरु पंथ साहिब को 108 पाठ का समारोह यहां पर आयोजित किया गया और उसे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुजन स्मृति समारोह, महान संत समागम और कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में संतों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कीर्तन दरबार में पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के हुजूर साहिब से रागी और जालंधर के रागी ने शब्द कीर्तन कर समा बांध दिया। आगे बढ़ते हैं। उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़ को जल्द ही हेली सर्विस से जोड़ा जाना है। पिथौरागढ़ से देहरादून के साथ ही पंतनगर के लिए भी हेलीकॉप्टर की उड़ान शुरू हो जाएगी, लेकिन इस हवाई सेवा के शुरू होने से पहले ही सियासत की शुरुआत हो गई है। 1.5 साल से बंद पड़ी पिथौरागढ़ की हवाई सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है, लेकिन पिछली बार के उलट इस बार हवाई सेवा प्लेन के बजाय हेलीकॉप्टर से होगी। 7 अक्टूबर से पवनहंस के हेलीकॉप्टर लोगों को हवाई सैर कराएंगे। पिथौरागढ़ से हेली सर्विस देहरादून, पंतनगर के लिए शुरू होनी है। इन दोनों रूट पर यात्री किराया भी तय हो चुका है। जैसा कि विदित हुआ है, इसमें 7 अक्टूबर से इसे स्टार्ट किया जाना है उड़ान योजना के तहत। और उड़ान 4.1 में जो टेंडर्स हुए थे उसमें पवनहंस के माध्यम से इस सेवा को किया जाना अभी तक हमें विदित हुआ है। प्लेन के बदले हेली सर्विस शुरू किए जाने पर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। वहीं अब यात्री किराए को लेकर भी खिलाफत शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए प्रति सवारी 8,000 रुपए, जबकि पंतनगर के लिए 4,625 रुपए किराया तय हुआ है, जबकि प्लेन से देहरादून का किराया ही सिर्फ 2,500 रुपए था। ऐसे में 3 गुना ज्यादा किराया वसूला जाएगा। जो हेली सेवा शुरू की जा रही है वो एक पिथौरागढ़ की जनता के संग मजाक है, बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि हमने मांगा केला, इनने हमको पकड़ा करेला। तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा छलावा कभी नहीं हो सकता। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा का सियासत के साथ ही चुनाव से भी गहरा नाता है।
साल 2016 में ठीक चुनाव से पहले हरीश रावत ने भी फ्री हेली सेवा की शुरुआत की थी, जो वोटिंग खत्म होने के साथ ही बंद हो गई। ऐसे में तय है कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली हवाई यात्रा पर भी सवाल उठेंगे। वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। 4 खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।